हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी वॉरियर्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल इवेंट का पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बीपीएससी जिससे करंट न्यूज़ का वेटेज अच्छा खासा रहता है, इसी को देखते हुए और क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न है वो डीपली जाके पूछते हैं। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं आज के करंट सेशन। मुझे उम्मीद है कि इससे आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला जो है सील कवर न्याय प्रक्रिया, आजकल बहुत चर्चित में सील कवर न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के खिलाफ है। देखते हैं क्या है इसके बारे में। 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व रिटायर्ड सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, याद रखें 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन के बकाये भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद कवर नोट जो भेजा था केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को, वो उसको मानने से इनकार कर दिया। आखिर मामला क्या है आगे जाकर देखते हैं। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI वो DY चंद्रचूड़। तो बोला जाता है कि CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस सील कवर न्याय प्रक्रिया की प्रथा को समाप्त करने की ज़रूरत है। अभी ये चल रहा था, इससे पहले बोबडे साहब और पूर्व जो न्यायाधीश थे उसके समय अच्छा खासा चला सील कवर वाला प्रक्रिया। तो चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ की एक पीठ ने इसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। सील कवर न्यायशास्त्र का यह सिद्धांत निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के विपरीत है। इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए कोई इन्वॉल्व है, इसके अंदर कुछ अगर सेंट्रल सरकार भेजता है, नाम हो या कोई रिपोर्ट हो, तो ये सील कवर में क्या होता है कि जो जिसके अगेंस्ट केस लड़ता है या मुकदमा चलता है उसको इसके बारे में नहीं पता चलता है, या आम आदमी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता है कि इसके बारे में क्या गोपनीयता है। तो इसीलिए इस सील कवर को मानने से वो क्या कर दिया, उन्होंने कहा है कि ये निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के मूल विपरीत है। हम जानते हैं कि न्याय सभी को बराबर होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके पूर्व फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने अडानी समूह हिंडनबर्ग, आपको मालूम होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, विवाद में एक विशेष पैनल गठित करने के मामले में भी केंद्र के सुझाव के सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर ये सील कवर न्याय प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सील कवर न्याय शास्त्र एक न्यायिक प्रथा है। क्या है? न्यायिक प्रथा है जिसका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तथा कभी कभी निचली अदालतों द्वारा सीलबंद लिफाफे में सरकारी एजेंसियों से जानकारी मांगने या स्वीकार करने के लिए किया जाता है। याद रखना, सील कवर में क्या है कि एक न्यायिक प्रथा है जिसका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा कभी कभी निचली अदालतों द्वारा सीलबंद लिफाफे में सरकारी एजेंसी जैसे हो गया CBI, ED, उसके बाद हो गया INA, ये सारी चीज़ मांगने से या स्वीकार करने के लिए किया जाता है। आगे बोला जाता है कि सीलबंद लिफाफे में प्राप्त जानकारी को केवल न्यायाधीशों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इसको केवल कौन देख सकता है? न्यायाधीश, जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस लोग या फिर जज लोग, न्यायाधीश लोग ये इसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, जान सकते हैं। सील कवर न्याय प्रक्रिया को किसी विशिष्ट कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? किसी भी कानून के द्वारा इसको विशिष्ट कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया कि आखिर सील कवर न्याय क्या है। न्यायालय इस न्यायिक सिद्धांत का उपयोग करने की अपनी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के नियमावली है, याद रखना, नियमावली आदेश 13 के नियम 7 से तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 से प्राप्त करता है। न्यायालय जो ये
सील कवर वाला ये करता है, तो वो क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है 13 के नियम 7 से तथा और अधिनियम 1872 की धारा 123 से प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सील कवर न्याय से संबंधित नियम और कानून क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के नियमावली आदेश 13 के नियम 7 के तहत यह कहा गया कि यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत कुछ जानकारी को सीलबंद कवर में रखने का निर्देश देते हैं या इसे गोपनीय प्रकृति का मानते हैं तो किसी भी पक्ष को, याद रखना, किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुँच की अनुमति नहीं दी जाएगी। याद रखना, किसी भी पक्ष को, सिवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दे कि मामले के किसी पक्ष को उस तक पहुँचने की अनुमति दी जाए, तभी कोई देख सकता है, नहीं तो बाद में कोई नहीं देख सकता है। आगे है, इस नियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसी स्थिति में सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है जब ऐसा माना जाता हो कि इसका प्रकाशन जनता के हित में नहीं है, तब। आगे देखते हैं क्या लिखा हो। जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट का सवाल है, इसके प्रावधान के तहत राज्य के मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेज सुरक्षित होते हैं तथा किसी लोक अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, किसी तरह दबाव नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उस पर खुलासा करने के लिए उसको कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते इसमें क्या लिखा, किस प्रकार के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है सीलबंद का। बोला था कि सीलबंद कवर न्याय प्रक्रिया का उपयोग परंपरागत रूप से केवल निम्नलिखित मामलों में ही किया जाता रहा है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, निजता हित के मामले में, प्राइवेसी निजता हित के से संबंधित मामले में जहाँ ऐसा हित जनता की उस सूचना तक पहुँच के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हो। नंबर 3, संवेदनशील प्रकृति के मामले, सेंसिटिव मामले जहाँ पर हो सकता है, जिनकी सुनवाई इन कैमरा से की जाती है, ठीक है। ऐसे मामले में जहाँ गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकता है, वहाँ पर सीलबंद कवर को जाता है। उसके साक्ष्य की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामले जहाँ साक्ष्य से छेड़छाड़ का जोखिम उच्च हो, यहाँ पर भी हम इस तरह के मामलों में इसका उपयोग कर सकते हैं सीलबंद कवर न्याय का। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अब देखेंगे इस न्यायिक सिद्धांत की आलोचना कैसे किया जा सकता है। इस न्यायिक प्रथा के आलोचकों का तर्क है कि यह भारतीय न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को अनुकूल नहीं है। साथ ही यह ओपन कोर्ट के विचार के भी विपरीत है। यह न्यायिक प्रक्रिया नागरिकों को जानने के अधिकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना पीटी लेवल के लिए, जानने के राइट टू नो का के खिलाफ है। अगर बोल दे कि सील्ड कवर प्रणाली जो है किस अधिकार के खिलाफ है, तो याद रखना राइट टू नो के अधिकार के खिलाफ है। यह भी कहा जाता है कि यह अदालती फैसलों में मनमानी के दायरे को बढ़ा सकता है। यकीनन यह भी कहा जाता है कि अदालती फैसलों के मनमानी को बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायाधीशों को अपने फैसले के लिए तर्क देने होते हैं, लेकिन यदि फैसला गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारित हो तब ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि आरोपी पक्ष को ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान नहीं करने से निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शितापूर्ण निर्णय प्राप्त करने के अधिकार में बाधा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है संबंधित न्यायिक निर्णय। इसमें दिया पी गोपाल कृष्ण बनाम केरल राज्य 2019, ये केस याद रखना। पी गोपाल कृष्ण बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को दस्तावेजों का खुलासा संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। आरोपी को दस्तावेजों का खुलासा संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, भले ही मामले से संबंधित जारी हो, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा, इसी प्रकार वर्ष 2019 में INX मीडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच में कहा था कि यद्यपि यह माना जाता है कि न्यायालय सील बंद कवर में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु यदि अभियोजन पक्ष हर मामले में सीलबंद लिफाफे के दस्तावेजों का प्रस्तुत करता है तो यह निष्पक्ष सुनवाई के अवधारणा के खिलाफ है। तो ये था सीलबंद के लिए। अगला हम लोग टॉपिक है, देख लेते हैं। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर फैसला सुरक्षित। अभी फिलहाल देखोगे कि उद्धव ठाकरे को हटाकर अभी एकनाथ शिंदे जो वहाँ का भी मुख्यमंत्री है, कैसे 40 MLA जो है उद्धव ठाकरे का वहाँ उधर गया, क्या प्रक्रिया था, वो सारी चीज़ बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक्स भी करें। चलते हैं। इसमें कहा गया कि 16 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे
और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अपना फैसले को सुरक्षित रख लिया है। उसमें अगस्त 2022 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इन याचिकाओं को संविधान पीठ के पास हस्तांतरित किया था। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस P.S. नरसिम्हा शामिल हैं। अभी जो इस फैसले को सुरक्षित रखा है अभी इन्हीं जजों के पास है। आगे देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है इस मामले का। मुख्य बिंदु को हम फोकस करते हैं। संविधान की पीठ ने आश्चर्य जताया, संविधान जब इस पर कमेटी बैठाई गई थी, जांच किया गया था, तो उसने आश्चर्य जताया कि क्या किसी पार्टी के भीतर विधायकों के बीच मतभेद राज्यपाल के लिए फ्लोर टेस्ट, याद रखना, ये फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार हो सकता है। अगर मान चलो कि कोई पार्टी है, उसके विधायक के बीच में कोई मतभेद है, तो क्या राज्यपाल के पास ऐसा कोई पावर है जो वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल सत्ताधारी दल के सदस्यों के बीच असहमति के आधार पर विश्वास मत की मांग करना लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पतन का कारण बन सकता है। केवल सत्ताधारी दल जो है अभी उनके बीच में अगर असहमति है के आधार पर विश्वास मत लेके आना विधानसभा में, ये लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पतन का कारण बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी खास नतीजे के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगर ये फ्लोर टेस्ट क्या है। फ्लोर टेस्ट में सदन में फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री को विधायकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं। बहुत ही याद रखना, सदन में फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री को विधायकों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत का परीक्षण ध्वनि मत से, मतलब बेंच पर थपथपा करके, अथवा प्रत्येक विधायक के वोट को दर्ज करके किया जा सकता है। 2 तरीके से, चाहे तो आप जैसे कि ये मान के चलो कोई एक बेंच है, यहाँ कोई विधायक बैठ के, तो इस पर वो ताली बजा करके, मतलब मार के ध्वनि, ये हो गया ध्वनि वाला। और चाहे तो एक वोटिंग करके आप कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है। बहुमत का यह निर्धारण विधायिका की बैठक में किया जाता है। बहुमत का निर्धारण विधायिका की बैठक में किया जाता है, जिसके लिए इसकी बैठक बुलानी पड़ती है। यह मतदान प्रक्रिया राज्य की विधानसभा या केंद्र स्तर पर लोकसभा में होती है। याद रखना फ्लोर टेस्ट। यदि फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ विधायक अनुपस्थित रहते हैं, मतलब ये कोई मान के चलो कि फिलहाल ये कोई लोकसभा है, कुछ विधायक नहीं आए हैं, मान के चलो ये विधायक नहीं आए, अनुपस्थित रहते या मतदान नहीं करते हैं, है लेकिन मतदान नहीं किया, तो बहुमत की गणना जो होगी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है, हम उसके बारे में उसको देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 175 याद रखना, ये आर्टिकल 175 का 2 क्लाउज 2, आर्टिकल 175 का क्लाउज 2, मतलब यह राज्यपाल को सदन के सदस्यों को बुलाने तथा राज्य विधानसभा में मौजूदा सरकार के पास बहुमत है या नहीं, यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट बुलाने की शक्ति देता है। याद रखना, फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए राज्यपाल को शक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार दिया था, और अनुच्छेद 175 का क्लाउज 2 के अनुसार। ठीक है, अब अनुच्छेद 163, हालांकि राज्यपाल उपरोक्त का प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही कर सकता है। अगर वो बुलाता है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो वो संविधान का अनुच्छेद 163 है, उसको अनुमति देता है कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद केवल अनुच्छेद 163 कर सकते हैं, जो कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सहायता के सलाह पर कार्य करता है। याद रखना, मेंबर ऑफ काउंसिल जो होता है उसके पर मुख्यमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है उसी के सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है। अगला देखते हैं, अगला है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में कहा गया है, आर्टिकल 164 में, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। याद रखना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अभी फिलहाल 68 में इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का मंत्रिपरिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखना विधानसभा के प्रति। ये 68 का ही पूछा था क्वेश्चन, तो उसके प्रति उत्तरदायी, और इसलिए यदि उन्हें विधानमंडल का समर्थन प्राप्त नहीं है तो कार्यपालिका को पद से छोड़ना पड़ता है। ये थे हमारे महाराष्ट्र के इसके बारे में, जो भी फिलहाल वहाँ पर उठापटक चल रहा है उसके बारे में। उसका बहुत जल्द फैसला आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अगला चलते हैं,
अगला है भू आधार के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, भू संवाद चैप्टर 4 के बारे में पढ़ते हैं। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN याद रखना अथवा भूमि आधार परियोजना के क्रियान्वयन पर भूमि संवाद 4 नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। याद रखना कब? 17 मार्च 2023 को। यह देश में भूमि शासन एवं प्रशासन पर संवाद हेतु भूमि संवाद श्रृंखला के तहत आयोजित चौथा सम्मेलन था। याद रखना कौन सा? चौथा सम्मेलन था। आगे इस सम्मेलन में क्या क्या मुख्य बिंदु था देख लेते हैं। इस सम्मेलन का जो थीम था उसका थीम था भू आधार की सहायता से भारत का डिजिटलीकरण और भू संदर्भीकरण करना। याद रखना किसका? भू आधार की सहायता से भारत का डिजिटलीकरण और भू संदर्भीकरण। ठीक है, ये इसका थीम था। आगे इसका आयोजन करता कौन था? भू संसाधन विभाग करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भू संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। सहभागिता सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थाओं, व्यापारिक समुदाय तथा नागरिक समाज सहित अन्य हितधारकों जैसे भू स्थानिक समुदाय, स्टार्टअप्स आदि ने भाग लिया इसमें। अगर विशिष्ट भू पार्सल पहचान संख्या क्या है, ULPIN क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट भू पार्सल पहचान संख्या अथवा भू आधार का एक 14 अंकीय कितना? 14 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी है। 14 अंकीय का कितना? अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी है जो भूमि के एक खंड के लिए प्रदान की जाती है। मान के चलो कोई एक भूमि है, इसके लिए कुछ 14 अंक का एक अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी देता है आपको। इसी को हम कहते हैं ULPIN, मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसमें भूखंड के आकार तथा अनुदैर्ध्य एवं आकांक्षीय विवरण के अलावा उस भूखंड के स्वामित्व का भी विवरण होता है। आगे इसका मालिक कौन है, उसका आकार कितना है, उसका अनुदैर्ध्य और उसका ये सारी चीज़ें इसमें दिया रहता है इस 14 नंबर में। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? ULPIN योजना का शुभारंभ वर्ष 2021 में 10 राज्यों में किया गया था। कितने राज्यों में किया गया था? 10 राज्यों में किया था। कब किया था शुभारंभ? 2021 में किया गया था। वर्तमान स्थिति देखते हैं इसका क्या है। वर्तमान में इसे 26 राज्यों में लागू किया गया है। 26 याद रखना, 26 राज्यों में इसको लागू किया गया तथा यह योजना मेघालय को छोड़कर शेष 9 राज्यों में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में। याद रखना मेघालय ये बहुत ही VVI हो जाएगा। यहाँ पर कह सकता है कि ULPIN योजना जो है किस राज्य में नहीं है, तो वो है मेघालय। याद रखना उसका सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 तक भू आधार के तहत 100% भूमि रिकॉर्ड का हासिल करना है। ठीक है, इसके क्रियान्वयन एजेंसी कौन कौन सा? इसमें सहयोगी एजेंसी रहती है। भू आधार परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू संधान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसको यह पहल डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMPL का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। आखिर इसका अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है, देखते हैं इसके बारे में। एक अध्ययन के अनुसार भारत में सभी सिविल मुकदमों का 66% भूमि एवं संपत्ति विवादों से संबंधित है। अभी जाओगे कोर्ट में देखोगे तो 66% केस जो आ रहा है ना वो जमीन से रिलेटेड है, लड़ी मार, ये मेरा है क्या इसी चीज़ का। तथा भूमि अधिग्रहण मतलब अगर ये भूमि किसी का नहीं है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर हत्या लेना गवर्नमेंट का सड़क के किनारे, इसी को भूमि अधिग्रहण कहते हैं। भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों से लंबित होने का औसत समय 20 वर्ष है। भूमि विवाद से जुड़े मुकदमे के कारण परियोजनाओं के ठप होने से देश की अर्थव्यवस्था को GDP के लगभग 1.3% हिस्से का नुकसान हुआ है। आखिर डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों? इसी चीज़ की वजह से कि भूमि विवाद से जुड़े जितने भी मुकदमेबाजी हैं, इससे परियोजना को क्या होता है, ठप होने से देश की अर्थव्यवस्था के GDP इतना % के नुकसान सहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ता है, इसके अतिरिक्त भारत में भूमि धोखाधड़ी का एक प्रमुख समस्या है। विशेष रूप से भारत के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जहां किसी स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड का अभाव है तथा भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसे में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण जरूरी है। तो ये था भूमि डिजिटलीकरण। आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट है अंतर सेवा संगठन विधेयक क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक पे। 15 मार्च 2023 को लोकसभा में लोकसभा में अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया गया। कब? 15 मार्च 2023 को। आगे पढ़ते हैं इस संगठन विधेयक के बारे में क्या है। विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या थे? कमांडर इन चीफ की शक्तियों में वृद्धि किया गया। किसकी? कमांडर इन चीफ की शक्तियों में वृद्धि किया गया। विधेयक में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को उन रक्षा कर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है जो अभी वायु सेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों से संचालित है। कमांडर इन चीफ को इन सभी के लिए इसको पावर दिया गया है। आगे देखते हैं। यानी विधेयक के कानून बनने के बाद अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ अपने कमांड के तहत सेवारत विभिन्न सेवाओं से संबंधित सभी कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने का सक्षम होंगे। इसके अंदर में जितने सारे होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। मतलब कि ये थल सेना है, ये थल सेना है, तो ये वायुसेना पर कमांड नहीं कर सकता। अगर वायुसेना है तो थल सेना पर कमांड करता है। लेकिन अब इससे क्या होगा, ये किसी भी सेना पर भी कमांड कर सकता है। आगे देखते हैं। कमांडर इन चीफ हेतु उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? विधेयक में कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है। निम्नलिखित अधिकारी इस पद के योग्य होंगे। कौन कौन से देख लेते हैं। थल सेना में जो ब्रिगेडियर पद के से ऊपर के एक सामान्य अधिकारी, थल सेना में ब्रिगेडियर पद से ऊपर के एक सामान्य अधिकारी। नौसेना में फ्लीट एडमिरल या वाइस एडमिरल या रियर एडमिरल रैंक के फ्लैग ऑफिसर होंगे। वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद से ऊपर के अधिकारी चीफ इन कमांडर के पोस्ट में हो सकते हैं। तो थल सेना में ब्रिगेडियर, नौसेना में फ्लीट एडमिरल, वाइस एडमिरल या रियर एडमिरल रैंक में जो होंगे उसके फ्लैग ऑफिसर होंगे। उसके बाद वायुसेना के लिए कैप्टन ग्रुप के पद से जो अधिकारी उसके ऊपर के अधिकारी को कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है अंतर सेवा संगठन का गठन। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक अंतर सेवा संगठन का गठन कर सकती है जिसमें तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में से कम 2 से संबंधित कर्मी शामिल होंगे। इन्हें ऑफिसर इन कमांड के अधीन रखा जाएगा। किसके? ऑफिसर इन कमांड के अधीन रखा जाएगा। मौजूदा अंतर सेवा संगठनों को इसी विधेयक के तहत गठित माना जाएगा। इसमें अंडमान एवं निकोबार कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी और नेशनल डिफेंस एकेडमी को शामिल है। अभी फिलहाल 3, एक अंडमान एवं निकोबार कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी और नेशनल डिफेंस एकेडमी शामिल है। आगे देखते हैं। एकीकृत थिएटर कमांड का विचार नया नहीं है। 1999 के कारगिल युद्ध, जब हम लोग पाकिस्तान से लड़ते, 1999 कारगिल युद्ध के बाद से कारगिल समीक्षा समिति, नरेश चंद्र समिति से लेकर रक्षा सुधार के संदर्भ में गठित की गई अनेक समितियों ने रक्षा प्रबंधन के उच्च स्तर पर व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन सुझाव दिए। जनवरी 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तथा सैन्य मामलों के विभाग डीएमए का निर्माण भारत के सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के मध्य तालमेल और सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए कदमों के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में भारत में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और वायुसेना के पास 17 कमांड है जो इन सेनाओं की विभिन्न आवश्यकताओं और जटिल संरचना के अनुसार लंबवत रूप से विभाजित है। व्यावहारिक दृष्टि से उपरोक्त कमांडर देश की भौगोलिक विविधता से मेल नहीं खाती तथा बिना किसी निश्चित प्रतिरूप के पूरे देश में बिखरी हुई है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंतर्गत देश की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इन कमानों को एकीकृत किए जाने की प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना के अनुसार देश को 4 अथवा 5 प्रमुख त्रिसेवा कमांड क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा, जिनका संचालन 3 स्टार वाले रक्षा अधिकारी करेंगे। 3 स्टार वाले, याद रखना, ये है 3 स्टार वाले रक्षा अधिकारी इसका संचालन करेंगे। अगला चलते हैं।
अंडमान निकोबार थिएटर कमांड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। अंडमान एवं निकोबार कमांड भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रिसेवा थिएटर कमांड, याद रखना, त्रिसेवा थिएटर कमांड पूछ सकता है। भारतीय की त्रिसेवा थिएटर कमांड कौन कौन से हैं, तो अंडमान एवं निकोबार कमांड, याद रखना, अंडमान निकोबार कमांड। वर्तमान में यह भारत में अपनी तरह की एकमात्र व्यवस्था है क्योंकि इसके अंतर्गत थल सेना, वायुसेना, नौसेना, वायुसेना एकीकृत है। अंडमान एवं निकोबार कमांड को दक्षिण पूर्व एशिया और मलक्का जलडमरू मध्य में भारत के राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था, याद रखना। ये और ये वाला पॉइंट भी आई है। आगे इसका मुख्यालय पोर्ट बेलियर में है। कहाँ पर है, याद रखना, पोर्ट बेलियर में है। किसका मुख्यालय, त्रिसेवा थिएटर कमांड का, इसका मुख्यालय। और तथा इसका नेतृत्व तीनों रक्षा सेवाओं के अधिकारियों द्वारा रोटेशन के आधार पर किया जाता है, बारी बारी से। अंडमान एवं निकोबार कमांड भारत की 2 संयुक्त सेवा कमांडों में से एक है। दूसरी संयुक्त सेवा कमांड है सामरिक बल कमांड, SSC, जो देश के परमाणु शस्त्रों की सुरक्षा से संबंधित है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज हम ये पर इसका सेशन समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, और हम आपके लिए एक और अलग से और बेहतर वीडियो ला सकें।